हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 31 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और इसी के साथ ये महीना समाप्त हो जाएगा, अगस्त महीना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर क्या है? भारत का दूसरा महावत गांव। पहले महावत गांव के बारे में आपने सुना होगा, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। दूसरे महावत गांव के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो तमिलनाडु वन विभाग ने बंदी हाथियों की देखभाल करने के लिए लोगों के लिए दूसरा महावत गांव तैयार किया है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में ही तैयार किया गया, यानी कि भारत का पहला और भारत का दूसरा दोनों महावत गांव कहां पर बने हैं? तमिलनाडु में ही बने हैं। चर्चा करें यहां पर तो यह गांव अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के कोझी कामुथी हाथी शिविर में बनाया गया। कहां पर? कोझी कामुथी हाथी शिविर जो है ये कहां पर अवस्थित है? ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अवस्थित है और यहीं पर बनाया गया है दूसरा महावत गांव। ठीक है, जो कोथी कामुझी मालासर आदिवासी बस्तियों में देखा जाए तो 47 महावतों और सहायकों के लिए घर बनाए गए हैं, जो 20 से अधिक शिविर हाथियों की देखभाल करेंगे। यहां पर देखा जाए 20 से भी अधिक जो शिविर हाथी हैं, यानी कि जो बंदी हाथी हैं, उनकी देखभाल करने के लिए महावत कार्य करेंगे। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में, ठीक है, जो तमिलनाडु का नीलगिरी जिला था, यहीं पर देखा जाए तो मेंथेपक्काडू हाथी शिविर के पास भारत का पहला आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल महावत गांव बनाया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला महावत गांव जो था वो नीलगिरी जिले में बनाया गया था। कहां पर? जो मेंथापकाडू हाथी शिविर था। और उसी के साथ देखा जाए दूसरा कहां पर बनाया गया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के कोझी कामुथी हाथी शिविर में बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखें। पारंपरिक दारुम गुड़िया। अब ये पारंपरिक जो दारुम गुड़िया है, पारंपरिक दारुम गुड़िया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा 29 और 30 अगस्त को पीएम मोदी की संपन्न हुई। और उसके बाद देखा जाए 31 और 1 सितंबर के लिए पीएम मोदी आज चीन में है। ठीक है, तो चीन से जो इवेंट्स होंगे उन पे हम लोग अलग से अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यहां पर देखा जाए तो जापान यात्रा में एक घटना घटित हुई कि दारुम गुड़िया, ठीक है, जो ये दरुमा गुड़िया थी, ये प्रदान की गई। दरुमा गुड़िया पीएम मोदी को उपहार स्वरूप। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये दरुमा गुड़िया जापान की प्रसिद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जो बोधि धर्मा नाम सुना होगा आपने, साउथ की एक मूवी देखी होगी बोधि धर्मन के नाम से, कि कोई मॉन्क थे, वो दक्षिण भारत से जापान गए, फिर चीन गए। ठीक है, और फिर वहां पे मार्शल आर्ट सिखाया, जो कुंफू होता है, कुंफू बोधि धर्मन ने चीन वालों को सिखाया। साउथ की मूवी बताया गया। ठीक है, तो जो बोधि धर्मा है, जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक भारतीय भिक्षु थे, इनके नाम पर बनाई गई है। ठीक है, ये जो दरुमा गुड़िया है ये किसके नाम पर बनी है? बोधि धर्मा के नाम पर बनी हुई है। यहां पर देखा जाए इसका रंग प्राय लाल और सुनहरा होता है, और यह दृढ़ता, लचीलापन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते समय गुड़िया की एक आंख रंगी जाती है, यानी कि गुड़िया की दो आंख है। एक आंख आप कलर करते हैं जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो दोनों आंख को आप कलर करते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत का संबंध कैसे है, भारत से क्या संबंध है? तो भारत से संबंध देखा जाए तो बोधि धर्मा दक्षिण भारत के कांचीपुरम से जापान गए थे और 9 वर्षों तक ध्यान किया था। जो ध्यान किया था ना, ध्यान करने की वजह से ही देखा जाए तो इस गुड़िया का जो आकार है ये गोल है, अंगहीन है और आंखें बिना रंगी हुई हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो आंखें बंद होती हैं, और इसी चीज के प्रतीक को मानते हुए देखा जाए जो ये दरुमा गुड़िया है, ये दारुमा गुड़िया, इसकी जो आंखें बंद है, और इसी वजह से देखा जाए तो आंखें रंगी नहीं रहती गुड़िया की। चलिए आगे देखते हैं। अचूक प्रहार अग्निशक्ति अभ्यास। अब ये जो अचूक प्रहार अग्निशक्ति अभ्यास है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो भारतीय सेना के स्पीयर कोर और आईटीबीपी ने मध्य अरुणाचल प्रदेश में 25 से 28 अगस्त तक 4 दिवसीय अचूक प्रहार अग्निशक्ति अभ्यास किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उद्देश्य क्या है इसका? तो उच्च ऊंचाई वाले परिचालन वातावरण में संयुक्त समन्वय और तैयारी का सत्यापन करना। अभ्यास कृत्रिम युद्ध क्षेत्र परिस्थितियों में किया गया। ठीक है, ये जो अभ्यास है ये कृत्रिम युद्ध क्षेत्र परिस्थितियों में किया गया है। इसमें मोर्टार, मशीन गन, रॉकेट और ग्रेनेड का उपयोग कर समन्वित प्रक्रिया, सटीकता और युद्ध क्षेत्र प्रभावशीलता का परीक्षण भी किया गया। तो याद रखिएगा कि अचूक प्रहार अग्निशक्ति अभ्यास कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। जो भारतीय सेना का स्फीयर कोर है और आईटीबीपी है, दोनों ने मिलकर इस अभ्यास को किया है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। 25 से 28 अगस्त के बीच में 4 दिवसीय अभ्यास था। चलिए अगली खबर देखें तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, ये बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। ठीक, इसके तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद की रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता मिलेगी। सितंबर से लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे।
सितंबर महीने से लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। यहां पर चर्चा करें तो काम शुरू होने के 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा। अच्छे परिणाम पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। चर्चा कर ले साथ ही महिला उद्यमियों की उत्पादों के विपणन के लिए गांवों, कस्बों, शहरों में हाट बाजार स्थापित किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, पारिवारिक आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और जो पलायन है उसमें कमी आएगी। ठीक, तो इस वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगली खबर देखें तो भारत को पहला मोंडो ट्रैक मिला। ये जो मोंडो ट्रैक होता है ना, ये वर्ल्ड क्लास ट्रैक होता है। एथलीटों के लिए देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास ट्रैक होता है। इस पे प्रैक्टिस करते हैं एथलीट। देखा जाए तो जो हमेशा मेडल टैली में टॉप पर रहते हैं, उन सभी टॉप कंट्रीज में देखा जाए ये मोंडो ट्रैक है। जो मोंडो ट्रैक होता है, ये मोंडो ट्रैक अवस्थित, और वहीं पर देखा जाए जो एथलीट होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली जो ओलंपिक का ट्रैक फील्ड होता है वो मोंडो ट्रैक होता है। ठीक है, और यहां पर अब भारत को भी ये मोंडो ट्रैक मिल गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया। परीक्षा में पूछ सकता है कि देश का पहला मोंडो ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, ये ट्रैक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयार किया गया है और भारत अब इस आधुनिक ट्रैक वाले 25 देशों में शामिल हो गया। यानी कि अब तक देखा जाए केवल 25 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये मोंडो ट्रैक है। यहां देखा जाए तो यह सुविधा भारत में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार करेगी, भारत को तैयार करेगी, और 2047 तक देश को खेल महाशक्ति बनने में भी मदद प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा कर लेते हैं तो अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में 335 किलोग्राम वजन उठाकर, कितना? 335 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और अगले साल होने वाले जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल है इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, यहां देखा जाए तो मलेशिया के मोहम्मद एरी ने रजत पदक और नाइजीरिया के एदेदापो देकेलेके ने कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की कैटेगरी में देखें तो महिलाओं के 69 कैटेगरी जो वर्ग कैटेगरी है उसमें हरजिंदर कौर ने 222 किलोग्राम वर्ग उठाकर कांस्य पदक हासिल किया है। तो याद रखिएगा यहां पर अजय बाबू वल्लूरी का नाम याद रखना है। जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रहा था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कितना? 335 किलोग्राम जो वजन है उसको उठाकर। चलिए आगे देखें। 17वां बायोफेच इंडिया 2025 का आयोजन। अब ये 17वां बायोफेच इंडिया 2025 का आयोजन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 17वां बायोफेच इंडिया 2025 का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए तो 30 अगस्त से 1 सितंबर तक ये आयोजित हो रहा है। यहां पर चर्चा करें तो इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 प्लस किसान उत्पादक संगठन एफपीओज हैं अपने जैविक उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन अपने जैविक उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे जो जैविक मूल्य श्रृंखला के विकास मिशन का हिस्सा है। यहां पर देखा जाए तो आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर में जैविक उत्पादकों, खरीदारों, व्यवसायों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक मंच पर लाकर अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करना है। मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो एफपीओ की भागीदारी राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार में उनकी उपस्थिति प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करेगी। ठीक है, और इसी वजह से ये पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए इसरो और जाक्सा का सहयोग। जो चंद्रयान 5 जो लूपेक्स मिशन है, लूपेक्स मिशन को ही चंद्रयान 5 मिशन को भी कहा जा रहा है, और ये इसके लिए देखा जाए तो इसरो और जाक्सा आपस में सहयोग कर रहे हैं और इनसे संबंधित पॉइंट्स जो है उन पर चर्चा, ये चर्चा में क्यों आ गया लूपेक्स मिशन फिर से? अभी देखा जाए तो जो भारत के पीएम है इनकी जापान यात्रा के दौरान ये देखा जाए मिशन एक बार फिर चर्चा में आ गया। चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो पीएम मोदी ने चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए इसरो जाक्सा सहयोग का स्वागत किया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? जो ये लूपेक्स मिशन इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण, पानी का बर्फ सहित संसाधनों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना और पानी की बर्फ सहित संसाधनों का अध्ययन करने के उद्देश्य से ही लूपेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाएगा और ये इसरो जाक्सा का मिशन है। यहां पर देखा जाए चंद्रयान 5 भारत की चंद्रयान श्रृंखला का 5वां मिशन होगा। जो ये चंद्रयान 5 मिशन है यानी कि लूपेक्स मिशन है, ये भारत की चंद्रयान श्रृंखला का 5वां मिशन होगा। देखा जाए तो
जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता के बाद पीएम मोदी ने यह सहयोग पृथ्वी से परे मानव प्रगति का प्रतीक बताया है। यहां पर देखा जाए तो लूपेक्स कार्यान्वयन व्यवस्था के आदान प्रदान जाक्सा के उपाध्यक्ष मत्सुरा मयूमी और भारत के राजदूत देखा जाए तो सीबी जॉर्ज के बीच हुआ, और जिससे यह साझेदारी जो थी आपस में इसरो और जाक्सा के बीच में, उसको व्यवहारिक रूप भी मिल गया। यानी कि अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन के लिए जो इसरो है और जाक्सा है आपस में सहयोग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखें, सेफ 2025 सेफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत ने थिम्पू के चांग लिम थांग स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? चांग लिंग थाम स्टेडियम में नेपाल को 5-0 से हराकर 2025 सिर्फ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, भारत ने जीता, किसको पराजित किया? नेपाल को 5-0 से हराया है। यहां पर देखा जाए इस जीत के साथ यंग टाइग्रेस ने 5 मैचें जीतकर 15 अंक बनाए और तालिका में शीर्ष अजेय बढ़त हासिल की। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? शीर्ष स्थान पर भारत, दूसरा स्थान नेपाल का रहा। नेपाल को फाइनल में हराकर देखा जाए तो 5-0 से जो भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम थी उसने चैंपियनशिप को जीत लिया। आगे देखें, जो यहां पर देखा जाए तो थाईलैंड की जो पीएम है, थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा थी, उनको पद से हटा दिया गया था। किस लिए? तो पद से उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को अंकल बोल दिया था, और नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर देखा जाए उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है, और चुनौती दी गई थी इस मामले को देखा जाए तो संवैधानिक अदालत ने भी उनको बर्खास्त कर दिया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री जो पेंतो शिवनात्रा थी उनको नैतिकता उल्लंघन के मामले में पद से बर्खास्त कर दिया है। यहां पर देखा जाए तो शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी और सिर्फ 1 साल पहले ही सत्ता में आई थी। वह शिनावात्रा परिवार की छठी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पिछले 2 दशक में सेना या न्यायपालिका द्वारा पदच्युत किया गया है। ठीक है, यानी कि जो शिनावात्रा परिवार है इसकी 6वीं प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पिछले 2 दशक में यानी कि 20 सालों के अंतर्गत देखा जाए न्यायपालिका या सेना के द्वारा पद से हटा दिया गया है। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा है कि जून में लीक हुई टेलीफोन कॉल में उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के सामने झुकने जैसा व्यवहार किया था, और झुकने जैसा व्यवहार नहीं था, ये अभी युवा है, यंग है, और हुन सेन जो है ये बुजुर्ग थे तो उन्होंने अंकल कह दिया था। लेकिन नैतिकता ये है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री जब बात करेगा तो बराबरी के हिसाब से बात करेगा, यही नैतिकता होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या अंकल कह दिया था, सिर्फ अंकल कहने की वजह से देखा जाए तो इनको पद से हटा दिया गया है। यहां पर देखा जाए तो यह घटना उस समय की थी जब थाईलैंड और कंबोडिया सीमा संघर्ष कगार पर था। ठीक है, अपने पीक पर था, और इसी वजह से देखा जाए तो इनको इनके पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आगे देखें, भारत और भूटान ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और भूटान ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो भारत और भूटान ने थिम्पू में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी और भूटान के कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय के सचिव थिनले नामग्येल, ठीक है, जो थिनले नामग्येल जो है इनके बीच में किया गया। देखा जाए तो इसके तहत होगा क्या? इसके तहत कृषि अनुसंधान, पशुधन स्वास्थ्य, उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास और ज्ञान विशेषताओं के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है। अगली खबर क्या है? अगली खबर है पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता सिंगापुर राष्ट्रपति परिषद के वैकल्पिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पीयूष गुप्ता को देखा जाए तो सिंगापुर का जो राष्ट्रपति परिषद है उसका वैकल्पिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय मूल के बैंकर हैं पीयूष गुप्ता, इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति सलाहकार परिषद का 4 साल के लिए वैकल्पिक सदस्य नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो राष्ट्रपति कार्यकाल में एक मीडिया विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रपति थर्मन शरणमुगरत्नम प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सलाह पर यह नियुक्ति की गई है। अब सिंगापुर के नागरिक यानी कि जो पीयूष गुप्ता है ये अब सिंगापुर के नागरिक हैं, भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं। अब सिंगापुर के नागरिक 65 वर्षीय पीयूष गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में, ठीक है, देखा जाए तो बीए ऑनर्स की उपाधि धारण की है।
साथ ही साथ IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा। पीयूष गुप्ता सिंगापुर में राष्ट्रपति परिषद के वैकल्पिक सदस्य बने हैं, 4 सालों का कार्यकाल इनका होगा। चलिए यहां पर देखा जाए पहला सवाल, आज के वीडियो पर आधारित पहला सवाल क्या है, उत्तर दीजिएगा। भारत का दूसरा महावत गांव किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, असम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान की यात्रा के दौरान कौन सा पारंपरिक उपहार मिला है? पीएम मोदी को कौन सा उपहार मिला है, आप बताएं। किमोनो वस्त्र, दरुमा गुड़िया, समुराई तलवार या ओरिगामी शिल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला मोंडो ट्रैक जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए तैयार किया गया है, कहां स्थापित किया गया है? पटियाला, भोपाल, नई दिल्ली, पुणे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन भारत का सहयोग किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ किया है? नासा के साथ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ, रॉसकॉसमॉस के साथ या जाक्सा के साथ। और अंतिम सवाल है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा को हाल ही में किस कारण से पद से बर्खास्त कर दिया गया है? आर्थिक घोटाले के मामले होने के कारण, सैन्य तख्तापलट के कारण, नैतिक उल्लंघन के कारण या संसद में विश्वास मत हारने के कारण। ठीक है, तो देखा जाए आज 31 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ ये महीना भी आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।